तो हमने बोहर का पहला पोस्टुलेट जो था, पहली अवधारणा थी, उसको कंप्लीट कर लिया। क्या था पहला अवधारणा, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर दूसरी अवधारणा पर आते हैं। पहली बात बताई कि जो परमाणु का कोर भाग होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर ही परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उपस्थित होता है। साथ ही साथ इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ति पथ पर क्या कहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहली बात इन्होंने बताई। अब दूसरी अवधारणा देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरी अवधारणा में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर घूमते हैं तो जब वृत्तीय पथ पर घूमते हैं तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जब किसी निश्चित वृत्तीय पथ पर क्या करते रहते हैं, कक्षा में घूमते रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात बताई इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय पथ में घूमते हैं जिनकी वृत्तीय पथ की जो कोणीय संवेग है, घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी उनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम NH/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। बगैर इसको लिखे हुए आपकी बातें जो है दिमाग में फंसेंगी नहीं, क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं बोहर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। इसमें क्या बताया, बोहर ने कहा कि जितने भी दूसरे पोस्टुलेट में कहा कि निश्चित वृत्तीय पथ और जब भी कोई घूमता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो लिखा बोहर के अनुसार, दूसरा हमारा जो है पोस्टुलेट है, बोहर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमते हैं तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा या विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग NH/2π का क्या पूर्ण गुणज होता है। तो लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इतनी बात आप देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको इतना देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोहर का दूसरा अवधारणा क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर घूमते हैं तो किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करते हैं। कैसे समझेंगे इसको, मान लीजिए ये हमारा कोई नाभिक हो गया और ये हमारा कोई वृत्तीय पथ हो गया। इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे घूम रहे हैं। जब ये घूमता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं होता है। ये केवल और केवल उन्हीं वृत्तीय पथ में घूमते हैं, ये केवल उन्हीं वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। मान लीजिए त्रिज्या R हो गई, ये द्रव्यमान M हो गया, इनका वेग V हो गया, जिनका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग mvr, वो किसके बराबर होता है, NH/2π के क्या होता है, बराबर। तो लिखेंगे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
L बराबर क्या होता है, NH/2 के बराबर। वैसे कोणीय संवेग होता कितना है, mvr बराबर NH/2। तो ये हो गया हमारा कोणीय संवेग, एक फार्मूला निकल के आ गया। अच्छा n क्या क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे जहां n मुख्य क्वांटम संख्या, जहां पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर नाभिक के बारे में तो रदरफोर्ड ने ही बताया था, क्वांटम संख्या यहाँ पर ले ली इन्होंने। यानी ये जो पुरानी परंपरागत जो मॉडल है, साथ ही साथ जो क्वांटम संख्या की अवधारणा है, इन दोनों का मिक्सर करके ही बनाया। इसीलिए आपने सबसे पहली लाइन बोहर के परमाणु मॉडल में लिखी थी, ये परंपरागत यानी जो पुराने जितने हमारी हैं मॉडल की अवधारणा, साथ ही साथ जो क्वांटम संख्या की अवधारणा है, इनको मिक्स करके बनाया था इन्होंने। इसीलिए यहाँ पर क्वांटम संख्या का भी जिक्र हो रहा है और नाभिक के बारे में भी जिक्र हो रहा है, व्यक्ति पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। तो इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगी। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरे पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम लोग अगला पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें लास्ट पोस्टुलेट पढ़ना है, तीसरा पोस्टुलेट जब ये कहता है इलेक्ट्रॉन, पहली बात, दूसरी बात में बताया, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को बदलता है, यानी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, तीसरी या किसी और कक्षा में, या और कक्षा से किसी पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में जाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट या अपनी कक्षाओं का क्या करता है, परिवर्तन करता है, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, या फिर जो है ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होगा। तो दो ही बातें हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि अपनी कक्षाओं को बदलेगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो लिखेंगे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जब होगा तब इलेक्ट्रॉन अपनी एक कक्षा से अन्य कक्षा में प्रवेश करता है, अन्य कक्षा में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक कक्षा से अपनी दूसरी कक्षा में चला जाएगा, तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब देखेंगे कि भाई उस ऊर्जा को अगर हमें निकालना है तो उस ऊर्जा को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई नाभिक है, यहाँ पर ये हमारा नाभिक है कोई, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा जितनी आप नाभिक से दूर जाएंगे तो एनर्जी उतनी क्या होती चली जाती है, कक्षाओं की बढ़ती रहती है। ये पहली कक्षा है तो कम एनर्जी, ये दूसरी है तो एनर्जी ज्यादा। मान लीजिए यहाँ पर E2 ज्यादा है, E1 क्या होगी, कम होगी ऑटोमेटिक। तो जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो इससे कुछ एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी वो कितनी होगी, E2 माइनस E1। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे निकलने या उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 बराबर में होता है h न्यू के। तो E2 माइनस E1 बराबर क्या है, h न्यू, यानी जो ऊर्जा निकलती है वो किसके बराबर हो जाती है, h न्यू के बराबर हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। तो इतना आप देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग निकालेंगे, एक पॉइंट और पढ़ेंगे। ये हो गया तीसरा पोस्टुलेट।
अब इन्होंने साथ ही साथ बताया हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं की ऊर्जा के लिए अगर कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए निकाल लेते हैं E बराबर -13.6 अपान में n² इंटू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आती है, जहां पर n क्या है भैया, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या है, n है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसकी ऊर्जा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, E बराबर -13.6 अपान में n²। मान लीजिए पहली कक्षा की ऊर्जा निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो -13.6। अगर हमें दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जितनी ऊर्जा आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो निकल करके आ जाएगी। अब अच्छा एक हम लोग सवाल लगा करके देखते हैं कि कैसे ऊर्जा निकालनी होगी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक बार इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 के लिए ऊर्जा निकालेंगे, तो लिखेंगे E1 बराबर क्या लिखेंगे, -13.6, n बराबर कितना रख देंगे, 1²। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -13.6 किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम n बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, तो क्या लिखेंगे, E2 के लिए एनर्जी हो जाएगी -13.6 अपान में 2 का स्क्वायर बराबर में -13.6। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को काटेंगे, 4 दूनी 4 तियां 12, 1 बचा, 4 चक्कू 16। तो हमारा आंसर आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बताइए, आपको वैसे पता है जैसे जैसे दूर जाएंगे यानी दूसरी तीसरी कक्षाओं की एनर्जी ज्यादा होगी पहली कक्षा से, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा -13.6 में -3.4 में बड़ा कौन है, तो हमारा बड़ा है E2, छोटा कौन है, E1। तो हम लोग लिखेंगे E2 E1, या फिर लिख लेंगे सीधे hν बराबर क्या होता है, E2 E1। हमेशा अंतर लिया जाता है, अंतर निकालने के लिए हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं। तो बड़ा है हमारा -3.4, छोटा है हमारा -13.6। माइनस में क्या करना होता है, जितनी बड़ी संख्या है अगर उसमें माइनस लिखा है तो वो उतनी छोटी हो जाएगी, और जितनी छोटी संख्या है अगर उसमें माइनस लिखा है तो वो क्या हो जाती है, उतनी बड़ी। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 3.4 माइनस के E1 का मान दिया है -13.6। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -3.4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13.6। और 13.6 से आप माइनस का 3.4 घटाइए तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, आ गया 2। अब फिर 13 में से 3 गया तो कितना आ गया, 10। यहाँ पर बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो इसलिए आ जाएगा प्लस। तो hν जो ऊर्जा आई है वो कितनी आ गई है, 10.2। यानी जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को निकालेगा, लेकिन यदि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में तब जाएगा जब आप उसको 10.2 ऊर्जा देंगे, तभी वहां से जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो ये हमारी इतनी बात हो गई, बोहर का पूरी तरीके से परमाणु मॉडल कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।